गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं हिंदी विषय में व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह लेकर आई हूँ। कल भी हमने विराम चिन्ह को कंटिन्यू किया था, विराम चिन्ह के बारे में आपको बताया था। और जो पहले 6 विराम चिन्ह हैं, जैसे पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक आदि, इन विराम चिन्हों का हमने बताया, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज फिर मैं विराम चिन्ह को कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो सके। तो बच्चों, आज हम करेंगे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? किसी भी पद या वाक्यांश को पूरा करने के लिए, यानी कि व्याख्या करने के लिए, जब कोई हम पद या वाक्यांश लिखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक क्या होता है? ये लेटी हुई रेखा होती है, इसको हम निर्देशक चिन्ह के द्वारा संबोधित करते हैं। तो हम कैसे करेंगे इसका? जैसे मैं उदाहरण लेती हूँ, वे सच्चे अर्थों में, वे सच्चे अर्थों में ममता की प्रतिमूर्ति थी या मूर्ति थी। हमने यहाँ पर किया निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, यानी कि इनके बारे में बताने के लिए। कैसी थी वो? सरल, सौम्य, साध्वी और क्षमामयी। यानी कि किसी की व्याख्या करने के लिए, किसी के बारे में अच्छे से विस्तार से बताने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और हम निर्देशक चिन्ह का किन में प्रयोग करते हैं? संवादों और वार्तालापों के दौरान करते हैं। संवादों और वार्तालाप, यानी कि आपस में हम बात करते हैं तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या? माँ बोलती अपने बेटे से, बेटा कहाँ हो? बेटा कहाँ हो? तो बेटा कहेगा, माँ मैं घर पर हूं, या अपने कमरे में हूं। तो जब हम संवाद करते हैं, आपस में दो व्यक्ति बात करते हैं, तो वार्तालाप करते हैं, तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको समझ आया, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम कब कब करेंगे? किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए, और संवाद या वार्तालाप के दौरान हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब आगे हम क्या बताएंगे? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? ये निर्देशक चिन्ह से थोड़ा सा छोटा होता है, यानी कि इसका आधा होता है। और इसको हम इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारे पास, जब हमें द्वंद्व समास, या पहले इसकी परिभाषा देखिए। योजक चिन्ह का अर्थ होता है जोड़ने वाला। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। योग शब्द से बना है, जोड़ने वाला, यानी कि दो पदों को, दो शब्दों को जोड़ने वाला। और ये हम कब प्रयोग करते हैं? ये हम प्रयोग करते हैं तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में इसका प्रयोग होता है। तो तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में इसका प्रयोग होता है। जैसे मैं कहती हूँ ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति क्या है? ये तत्पुरुष समास है। तो हमने इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया। ये छोटी सी लकीर होती है, जो छोटी पड़ी हुई लकीर, यानी कि नीचे जो लेटी हुई लकीर होती है, वो इसका चिन्ह होता है। तो ईश्वर भक्ति तत्पुरुष समास हो गया। और जैसे सुख दुख, ये क्या हो गया? द्वंद्व समास। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, लाभ हानि, यानी कि तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास के पदों के मध्य इस चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, और हम देखेंगे जो शब्द युग्म होते हैं, यानी कि जो जोड़े होते हैं, जैसे शब्द में जोड़े हो गए, जैसे कभी कभी, कभी कभी हो गया। ठीक है, और दुख दर्द हो गया, सुख चैन हो गया,
दुख दर्द, सुख चैन, अंट शंट, यानी कि जो युग्म यानी कि जोड़े होते हैं, जो शब्दों के जोड़े होते हैं, उसके बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ आया बेटा? और एक और भी प्रयोग होता है इसका, वो कहाँ होता है? तुलनात्मक शब्दों के लिए। तुलनात्मक, जब हम तुलना करते हैं, जैसे तुलनात्मक शब्द कौन से होते हैं? सा, सी, से, ठीक है। इनके लिए हम क्या करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा उपमा अलंकार में इसका प्रयोग होता है। जैसे इसका हम उदाहरण देंगे, तारावली सी, तारावली सी मृदु दीप्तिमान, तारावली सी मृदु दीप्तिमान, यहाँ पर सी आ गया। तो ये क्या है? यहाँ पर भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करना है, यानी कि तुलनात्मक जो हमारे पास जो शब्द होते हैं, तुलना करते हैं हम जब दो शब्दों की, तब हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब बेटा आपका योजक चिन्ह हो गया। अब हम आते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का सिंबल क्या होता है? क्या होता है इसका चिन्ह? ये दो तरह से होता है। या तो हम ये जो कोमा होती है ऊपर, इकहरा और दोहरा, यानी कि दो तरह से हम जो है ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? किसी व्यक्ति के कथन को, किसी व्यक्ति के कथन को या कही गई बात को, या उसके जो उसकी जो कही गई बात है, जो उसके द्वारा जो बोली गई है, उसके मूल रूप को उद्धृत करने के लिए, उसकी जो असली रूप को, उन्होंने क्या कहा था, मतलब असलियत में उन्होंने क्या बोला था, उनका मूल रूप क्या था, उनकी कथन का, उनकी बात का, उनके वाक्यांश का, तब हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब देखिए, हम यहाँ उनकी कही गई बात को हम उद्धरण चिन्ह में लेंगे, ये दोहरे उद्धरण चिन्ह में लेंगे। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी कि किसी कही गई बात को, किसी की कही गई बात को मूल रूप में लिखना, हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये, अब जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या महात्मा गांधी जी ने कहा था, या किसी ने भी कहा था, जो उनकी जो कही गई बात है, उसके मूल रूप को हम किस में लिखते हैं? उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। उसके मूल रूप को बताने के लिए, उद्धृत करने के लिए हम उद्धरण चिन्ह के दोहरे उसका प्रयोग करते हैं। और जो उद्धरण चिन्ह का जो इकहरा प्रयोग होता है, वो किसके लिए होता है? जो इकहरा यानी कि ये वाला प्रयोग, ये तो हमने ये वाला किया। अब इकहरा प्रयोग क्या होगा? किसी के उपनाम, किसी के उपनाम, रचना और पुस्तक के बारे में बताने के लिए, पुस्तक के शीर्ष को उद्धृत करने के लिए, कि शीर्षक को उद्धृत करने के लिए, यानी कि बताने के लिए, दर्शाने के लिए। तो देखिए, अब जैसे किसी के उपनाम, रचना, पुस्तक, शीर्षक या पुस्तक के शीर्षक को उद्धृत करने के लिए, दर्शाने के लिए, जैसे मैं कहती हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैं आप रब करती हूँ, इसका एग्जाम्पल बता रही उद्धरण चिन्ह के इकहरे का। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका उपनाम क्या है? हरियोध। तो हमने ये इकहरे उद्धरण चिन्ह में इसका प्रयोग किया है। इकहरे उद्धरण चिन्ह में इसको लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हिंदी भाषा के मूर्धन्य कवि हैं। तो ये क्या हुआ? हमने उपनाम को इकहरे उद्धरण चिन्ह में उद्धृत किया। अब जैसे हम प्रिय प्रवास, उनकी प्रमुख पुस्तक है, ये उनकी पुस्तक के लिए आ गया। प्रिय प्रवास उनकी प्रमुख पुस्तक है।
जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला उनका उपनाम है, तो निराला को हम किस में लिखेंगे, इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। तो बेटा ये उद्धरण चिन्ह था। अब आते हैं आगे हम विवरण चिन्ह के बारे में अब बताते हैं। विवरण चिन्ह का सिंबल क्या होता है, 2 डॉट और ये लाइन, इससे हम इसको संबोधित करते हैं। तो विवरण चिन्ह कहाँ पर प्रयोग होता है, विवरण चिन्ह देखो प्रयोग होता है किसी सूचना या निर्देश या दिशा निर्देश बताने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हमें कोई सूचना देनी होती है, कोई दिशा निर्देश देने होते हैं, या वाक्य में किसी ऐसी चीज़ का वर्णन करना होता है कि हमें उसके बारे में कोई भी सूचना दे या कोई भी निर्देश दे, तो हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह का देखिए कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, वचन 2 प्रकार के होते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए हमने ये क्या किया, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। ये आगे हम इधर थोड़ा सा लिख देते ताकि दिखाई दे। वचन 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सॉरी ये लिंग बता दिया। एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। ऐसे हम कर सकते हैं कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। ऐसे ही हम किसी भी चीज को बताने के लिए, सूचना या निर्देश देने के लिए, उस वाक्य के बारे में जब हम कोई सूचना या निर्देश देते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, ये विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसमें 2 डॉट और ये लाइन आती है। अब इसका देखिए, और मैं इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। कौन कौन से, एक लिखित और मौखिक, लिखित और मौखिक। तो हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया, हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। लेकिन बेटा एक बात ध्यान देने योग्य है कि आज यानी कि वर्तमान समय में विवरण चिन्ह का प्रयोग कम होता जा रहा है। इसकी जगह निर्देशक चिन्ह ने ले लिया है, यानी कि आमतौर पर आजकल इसका प्रयोग कम हो गया है और हम ज्यादातर निर्देशक चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। तो अगर हम विवरण चिन्ह ना लिख के निर्देशक चिन्ह लगा दें तो ये भी हमारे लिए गलत नहीं होगा, ये भी ठीक माना जाएगा। धीरे धीरे ये जो विवरण चिन्ह है ये लुप्त होता जा रहा है, इसका प्रयोग कम होता जा रहा है। अब लास्ट में आता है कोष्टक। कोष्टक क्या होता है, जो हम ब्रैकेट बोलते हैं, ये ब्रैकेट। इस कोष्टक का प्रयोग कब होता है, देखो किसी पद का अर्थ स्पष्ट बताने के लिए, यानी कि पद के अर्थ की स्पष्टता के लिए। किसी शब्द के अर्थ की स्पष्टता के लिए, जैसे हम क्या करेंगे, बंबई, तो हम बंबई, पहले बंबई नाम था लेकिन आजकल इसका नाम क्या हो गया, मुंबई। तो बंबई को बताने के लिए हम क्या करेंगे, मुंबई, मुंबई में उनकी बैठकें हुआ करती थी। जैसे हम वाक्य लिख रहे हैं और वाक्य में हमें किसी शब्द का अर्थ बताना है, तब भी हम क्या करते हैं, कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ वे पुकुर, पुकुर किसको कहते हैं, पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर में से पानी भर लाते थे, में से पानी भर लाते थे। तो यहाँ पर देखिए हमें पुकुर का अर्थ नहीं पता, तो हमने इसको
कोष्ठक में क्या कर दिया, पुष्कर, यानी कि किसी पद या किसी शब्द के अर्थ को बताने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक में उस शब्द के अर्थ को लिखते हैं, उसको अच्छे से समझाने के लिए, तो कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। और एक जगह और किया जाता है बेटा इसका प्रयोग, वो कहाँ पर होता है, क्रम सूचक जो वाक्य होते हैं या अंक होते हैं, जैसे क्रम सूचक यानी कि क्रम बताने के लिए, क्रम सूचक अंकों एवं अक्षरों को शब्द से अलग दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, अलग दर्शाने के लिए। ठीक है, तो देखिए अब ये हम करते हैं क्रम सूचक अंकों एवं अक्षरों को शब्द से अलग दिखाने के लिए, जैसे नंबरिंग होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5, उनको शब्दों से अलग दिखाने के लिए। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, मैंने अपने लिए 2 सिद्धांत निश्चित किए। अब पहला, जैसे ये हमने कोष्ठक का किया, ये क्या है, अंक है, या अक्षर भी हम कर सकते हैं। अक्षर हम क्या करेंगे, क कर देंगे या ख कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश में हम ए बी का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी हमारे अल्फाबेट्स है। हिंदी में अपनी वर्णमाला का प्रयोग, वर्ण में जितने भी वर्ण उनका भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अंकों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो क्रम सूचक यानी कि उसकी क्रम को दिखाने के लिए, यानी कि उनका क्रमांक दर्शाने के लिए, तो शब्दों से अलग करते हैं। जैसे एक, वक्त का पाबंद होना, और दूसरा रिश्वत ना लेना। ये भी हमने किस में किया, 2, ये हमने किया कोष्ठक में, रिश्वत ना लेना। तो ये हमारा कोष्ठक का प्रयोग था, यानी कि क्रम सूचक अंकों और अक्षरों को शब्दों से अलग दिखाने के लिए, शब्द से अलग दर्शाने के लिए। और पहला हमने क्या बताया था, किसी पद या शब्द का अर्थ बताने के लिए, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, किसी पद के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए या शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, आज हमारे ये विराम चिन्ह लगभग पूरे हो गए हैं। आपके सिलेबस में इतने ही हैं, और ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे आपको और भी करवाऊंगी। और भी बहुत सारे, क्योंकि हमने 20 बताए थे, लेकिन आपके सिलेबस में 11 दिए हुए हैं, तो मैंने 11 करवा दिए। आज मैंने कौन कौन से करवाए, निर्देशक चिन्ह करवाया, योजक चिन्ह करवाया, उद्धरण चिन्ह करवाया। निर्देशक का क्या होता है, ये लेटी जो रेखा होती है। योजक, इसको हम रेखिका भी कहते हैं, निर्देशक चिन्ह को रेखिका भी कहते हैं। योजक चिन्ह ये छोटी लेटी हुई रेखा होती है। उद्धरण चिन्ह ये गहरा और दोहरा होता है। विवरण चिन्ह 2 डॉट और फिर ये लेटी हुई रेखा और फिर कोष्ठक। तो बेटा मैं ऐसे ही आपको कुछ एक्सरसाइज देती हूँ, 2-3 आपको वाक्य देती हूँ और वो आपको करने हैं विराम चिन्ह के अभ्यास के लिए। जैसे पहले, महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था हमें अपनी बेसिक शिक्षा पद्धति को कुशल बनाना चाहिए। अब जैसे दूसरा इसका है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मेरा टाइम हो रहा है। नेहरू ने कहा था स्वराज हमारा
हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये हम इसको स्वर आ जाएगा वहाँ पे। बाल गंगाधर तिलक, सॉरी, स्वर आ जाएगा, स्वराज्य बाल नहीं। गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वर आ जाएगा, स्वराज्य नहीं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और तीसरा, इसमें तीसरा हम कुछ भी ले लेंगे। शाबाश, घंटा। तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। और चौथा लिखेंगे हम, तुम आज विद्यालय क्यों नहीं आई। ये मैंने 4 वाक्य लिखे हैं, इनको आप सही ढंग से लिखना है और विराम चिन्हों का इनमें सही प्रयोग करना है। किस विराम चिन्ह का कहाँ और कैसे प्रयोग होगा, तो बेटा ये अपनी नोटबुक में लिखें और इसका अभ्यास करें। तो जो विराम चिन्ह करवाए हैं इनको आप वीडियो के द्वारा समझें और अपनी नोटबुक में लिखें। ओके, धन्यवाद।